तो ये किताब है एनसीईआरटी वन लाइनर इतिहास कक्षा 6 से 12। लेखकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, प्रकाशक का नाम दिया गया है, फिक्स रेट लिखा गया है, MRP 295, यहाँ पर लेखकों का परिचय दिया गया है। 260-70 के आसपास भी मिल जाएगी। ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आपको 260, 65, 70, फिर उसके बाद में डिलीवरी चार्जेस। ऑफलाइन लेंगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस वाला आपका बच जाएगा। लगभग 450 पेज की किताब है, 424 इसके अंदर पेज हैं। पेपर क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है, फ़ॉन्ट पर्याप्त बड़े हैं, इसमें आपको देखने में कोई समस्या नहीं आएगी। 6ठी से 12वीं तक 9 किताबें चलती हैं, उनका ये सार है। उस सार से पहले यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो इसके अंदर आपको कुछ देखिए, यहाँ पर तिथियाँ दी गई हैं, महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण वंश और उनके संस्थापक, पहले कुछ शब्दावली भी थी, महत्वपूर्ण सारणियाँ और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वन लाइनर अप्रोच में इसमें लिखे गए हैं, यानी उनके ऑप्शन नहीं दिए गए, सीधा सीधा उत्तर लिखा गया है। फिर उसके बाद में 6ठी, 7वीं और 8वीं में चलती है हमारे अतीत भाग 1, 2 और 3। एक पहली प्राचीन की है, दूसरी मध्यकालीन की है और तीसरी आधुनिक की है। तीनों किताबों का यहाँ पर सार दिया गया है। फिर उसके बाद में कक्षा 9 भारत और समकालीन विश्व और कक्षा 10 भारत और समकालीन विश्व भाग 1 और 2, इनका सार यहाँ पर दिया गया है। फिर 11वीं कक्षा में विश्व इतिहास के कुछ विषय चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर 7 चैप्टर हैं। इस सत्र से पहले जो किताबें चलती थी उसमें 12 चैप्टर आते थे। 7 चैप्टर तो यही थे, 5 चैप्टर और थे, वो इस साल से CBSE में भी हटा दिए हैं, RBSE में भी हटा दिए हैं, सिलेबस कम करने के नाम पे। तो किताबों में इतने ही चैप्टर छप के आते हैं। ऐसे ही 12वीं कक्षा में मैं आपको दिखाऊं तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, 2, 3 नाम से 3 किताबों में 15 चैप्टर आते थे। अभी किताबों में 12 चैप्टर आते हैं, तो इन्होंने 12 ही चैप्टर का सार लिखा है। हालांकि जैसे 12th में 2 चैप्टर जो और थे, 3 चैप्टर और थे, उनमें से 2 तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक तो शहरों से संबंधित चैप्टर था, उपनिवेशवादी शहरों से संबंधित, जिसमें बंबई, मद्रास, कलकत्ता का जिक्र था, उसमें थोड़ी ही सामग्री इंपॉर्टेंट थी। एक विभाजन से संबंधित था, तो विभाजन हमारे ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। एक मुगलों से संबंधित चैप्टर था जो इंपॉर्टेंट था निश्चित रूप से, लेकिन ये आप इसका प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं। प्लस इस तरीके से कि जैसे अभी EMRS का एग्जाम होने वाला है, तो उन्होंने तो ये 12वीं कक्षा में 12 चैप्टर ही दिए हैं और 11वीं में 7 चैप्टर दिए, इन्हीं का नाम दिया है सिलेबस के अंदर। तो उसमें आपको ये आवश्यकता नहीं होती कि भी कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े उसके। और भविष्य में भी हो सकता है कि जो सेंटर की वैकेंसी हो या स्टेट की वैकेंसी हो, उनमें अभी जो स्कूल में किताबों में जो कम किए हुए चैप्टर हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाए और उसी के हिसाब से सिलेबस मेंशन किया जाए। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है कि भी वो जो एक्स्ट्रा चैप्टर थे वो कहीं काम आ सकते थे, हमें नहीं पढ़ना होता तो हम छोड़ सकते थे। तो दोनों ही प्रकार की बातें हैं, लेकिन अभी जो स्कूलों में किताबें चल रही है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें पूरा शामिल किया है। फिर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पर शब्दावली दी गई है, फिर कुछ प्रमुख जो युद्धों से पहले यहाँ पर तिथियां दी गई हैं, प्रमुख तिथियां। इससे एक क्या है कि रिवीजन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में जो NCERT चलती है उसमें फैक्ट की संख्या काफ़ी कम है और कुछ विषयों को लेकर उनको समझाने का प्रयास किया गया है, न कि बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने फैक्ट डाले हैं काफ़ी सारे, ये आपको सन दिख जाएंगे प्राचीन से लेकर आधुनिक तक के। उसके बाद में प्रमुख युद्धों के बारे में पता चल जाएगा। फिर कुछ सारणियाँ हैं, देखिए कुछ वंश और उनके संस्थापक, फिर महत्वपूर्ण सारणियाँ हैं। ये प्राचीन में सिंधु घाटी से लेकर और फिर वैदिक और फिर बीच में जो विभिन्न प्रकार के वंश आएंगे, महाजनपद काल आएगा, वो उन सब की कुछ सारणियाँ यहाँ पर दी गई हैं। जैसे मैगस्थनीज के द्वारा उल्लिखित समितियाँ हैं, चंद्रगुप्त का यहाँ पर आ गया, गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी आ गए। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो उसके संबंध में इन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की ये सारणियाँ यहाँ पर दी हैं प्रमुख रूप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपको भारत से संबंधित डेटा ही ज़्यादा मिलेगा, ये आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। फिर उसके बाद में किताबों के संबंध में देखें तो किताबें भारतीय इतिहास की हों चाहे विश्व इतिहास की हों, जो 6 से 12 में चलती हैं वो सारी शामिल हैं। 9 किताबें चलती हैं। मुख्य तौर पर मोटे मोटे बात करें तो 6 किताबें इंडियन हिस्ट्री की हैं और 3 किताबें वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं, जिसका इसमें सार संग्रह दिया गया है। सार संग्रह किस प्रकार से है, किसी चैप्टर का तो 2 पेज में हो जाता है, किसी का 5 पेज में, किसी का 6 पेज में, किसी का 4 पेज में। इस प्रकार से चैप्टर की लेंथ और उसमें दिए गए इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर ये पहला चैप्टर है, ये 2 ही पेज में हो गया, क्योंकि 6ठी कक्षा की ऐसी ही किताब आती है, छोटे छोटे चैप्टर हैं उसके अंदर और बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 6ठी कक्षा में छोटे छोटे चैप्टर यहाँ पर दिखेंगे। तो जैसे ये हड़प्पा सभ्यता का है,
तो अब इन्होंने कंबाइन नहीं किया इनको, प्रत्येक क्लास को अलग रखा है। जैसे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर आरंभिक नगर है, और फिर इसके बाद में 12th में पहला चैप्टर आएगा ईंटें, मनके और अस्थियां, तो वो वहीं पर मिलेगा। फिर इसमें एक राजाओं से संबंधित चैप्टर है, फिर उसके बाद में राजा किसान और नगर का जो चैप्टर है वो 12वीं कक्षा में दूसरा चैप्टर, तो आपको अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से क्लास वाइज, चैप्टर वाइज आपको इसके अंदर नोट्स दिए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 7वीं कक्षा की किताब देख सकते हैं आप, 12वीं से 15वीं। वैसे भी जो मुगल और सल्तनत काल का डेटा है वो काफ़ी कम मिलता है हमें एनसीईआरटी की किताबों में, तो उसके संबंध में हमें कुछ और किसी भी प्रकार का एग्जाम हो देखना ही होता है। पीछे के एग्जाम में बात करें, जैसे राजस्थान में पीछे एक रीट का पेपर हुआ था, जो मेन पेपर नहीं, जो पहला जो रीट प्री हुआ था, उसमें प्योर एनसीईआरटी पूछी गई थी हिस्ट्री की। बाकी बहुत सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें एनसीईआरटी के अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। फिर इसमें मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, जैसे नाथसीवाद और हिटलर का उदाहरण 9वीं कक्षा का देख सकते हैं यहाँ पे। एक आपको ये चैप्टर दिखा देता हूं मैं, यानी पूरी वन लाइनर अप्रोच आपको मिलेगी, एक एक लाइन में इस प्रकार से फैक्ट दिए गए हैं। और इसी प्रकार से 10वीं की किताब है, यहाँ पर देखिए उसके शुरू के 2-3 चैप्टर, पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके। फिर ये 11वीं की किताब है, देखो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये रोमन साम्राज्य से संबंधित है। पहला मेसोपोटामिया का है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो मंगोलों वाला है, यायावर साम्राज्य, ये मिल जाएगा, है ना। फिर इसके अंदर आपको 3 वर्गों वाला मिल जाएगा। उसके बाद में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जिसके अंदर पुनर्जागरण और धर्म सुधार है, वो मिल जाएगा। और फिर आपको ये लास्ट में जापान वाला, कोरिया वाला, ये मिल जाएगा। और बीच में एक ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वाला, मूल निवासियों वाला। अभी जैसे EMRS के अंदर सेम यही कुछ दिया गया था, जो अभी चल रहे हैं इसी को दिया गया था। और इसी प्रकार से 12वीं की 3 किताबों के संबंध में यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ये आप एक चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किताब किसके लिए है, मैं आपको बेसिकली बताऊं कि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम है, जैसे स्टेट से संबंधित हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित हो कोई, या फिर सेंटर की कोई वैकेंसी से संबंधित हो, KVS हो, NVS हो, EMRS हो, तो उस प्रकार की वैकेंसी या DSSS भी हो, जिसके अंदर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से संबंधित सिलेबस दिया गया है या एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसके अंदर आप इस प्रकार का सार संग्रह पढ़ सकते हैं। क्योंकि 9 किताबें खरीद कर और फिर उनसे नोट्स बना के, क्योंकि उन्हीं 9 किताबों को आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो उन किताबों को खरीद कर, 9 किताबों का खर्चा भी ज़्यादा लगता है, और फिर उनके आप नोट्स बनाएं, छांटें, उनको पढ़ें, तो वो टाइम और वो जो समय, आपका जो पैसा है, उसको बचा के आप नोट्स टाइप में कोई किताब पढ़ना चाहें तो आप इस सार संग्रह को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सार संग्रह ऐसे हैं जिसमें सिर्फ भारतीय इतिहास आता है, तो इसलिए इसमें भारतीय और विश्व इतिहास दोनों का सार संग्रह जो अभी एनसीईआरटी की किताबों के अकॉर्डिंग है वो दिया गया है। तो किसी भी एग्जाम में आपको जरूरत लगे इस प्रकार का एनसीईआरटी का 6 से 12 का सार संग्रह पढ़ने की, तो निश्चित रूप से आप ये किताब को पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से इसमें इस सार संग्रह को लिखा गया है शॉर्ट के अंदर।